Hello everyone, this is Shivani. I am a nursing student and from today I am going to starting a new series uh, which is childhood disorder and adolescent disorder. So today I am going to discuss with you about mental retardation. Okay, मेंटल रिटार्डेशन को हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू DSM-5. ओके, इसमें क्या होता है, जो बेसिक इंटेलिजेंस होता है और जो मेंटल एबिलिटी होती है किसी भी पर्सन की, वो एवरेज लेवल से लो हो जाती है और इसी की वजह से वो अपनी डे टू डे लिविंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाता है, अपनी डे टू डे लिविंग स्किल्स को परफॉर्म नहीं कर पाता है. ऐसा नहीं है कि जिनको मेंटल रिटार्डेशन है वो लर्न नहीं कर पाते कोई भी स्किल या फिर कुछ भी सीख नहीं पाते. वो लर्न कर पाते हैं, वो उसको सीखते हैं, पर वो एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रंस वो इसको बहुत ही स्लो मैनर में लर्न करते हैं. जैसे कि इस पिक्चर में एक 15 से 16 साल का एक लड़का है, वो एक साइकिल चला रहा है छोटे बच्चे की. लेकिन क्योंकि इसको मेंटल रिटार्डेशन है, ठीक है. लेकिन अगर जो बच्चा नॉर्मल बच्चा जो होता है वो जब वो 4-5 साल का होता है या फिर 3-4 साल का होता है तो वो अपनी नॉर्मल छोटी वाली जो साइकिल होती है, बाईसाइकिल होती है, उनको उसको चला सकता है, ठीक है. तो यही डिफरेंस होता है मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे में और नॉर्मल चाइल्ड वाले बच्चे में, ठीक है. अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की. डेफिनेशन ये है कि मेंटल रिटार्डेशन एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और जिसको हम बेसिकली कैरेक्टराइज कर सकते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड अडेप्टिव फंक्शनिंग. वही बात है कि इसमें इंटेलिजेंस जो है वो इम्पेयर होता है, ठीक है. उसके साथ साथ अडेप्टिव फंक्शनिंग इम्पेयरमेंट हो जाती है. अडेप्टिव फंक्शनिंग यहाँ पे वही मतलब है जैसे कि हमारी डेली लिविंग स्किल्स, वो उसको ही हम अडेप्टिव फंक्शनिंग बोला गया है, ठीक है. एंड इट इज़ डिफाइंड बाय एन IQ अंडर 70. मतलब जिनका IQ 70 से कम होता है उनको हम मेंटल रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है. मेंटल रिटार्डेशन डायग्नोज कर सकते हैं. ये भी इसकी अनदर डेफिनेशन है. और जो हमारा बेसिक IQ होता है वो 90 to 109 के बीच में होता है, IQ की रेंज, एवरेज IQ की रेंज. ओके, नाउ इसकी एपिडेमोलॉजी इसकी ये है कि ये जो है मेंटल रिटार्डेशन ये 2 से 3% पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है. और बेसिकली ये सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो मेल्स में, मतलब कि बॉयज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है. अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की. क्लासिफिकेशन में बेसिकली 4 टाइप से इसको क्लासीफाई करा गया है. सबसे पहले माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन के अंदर वो आते हैं जिनका IQ 50 से 70 के बीच में होता है, मतलब 50 to 70 के बीच में होता है. मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन के अंदर वो लोग आते हैं जिनका IQ 35 से 50 के बीच में होता है. और सीवियर मेंटल रिटार्डेशन के अंदर वो लोग आते हैं जिनका IQ 20 से 35 के बीच में होता है. और प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन के अंदर वो आते हैं जिनका IQ 20 से भी कम होता है, लेस देन 20 होता है. तो ये थे हमारे 4 क्लासिफिकेशन: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड. ओके, नाउ अब हम बात करेंगे ईटियोलॉजी की. ईटियोलॉजी मतलब कि कॉजेज़, कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं. सबसे पहले जेनेटिक कंडीशन जो है 25% मेंटल डिसेबिलिटी में देखने को मिलता है. मतलब जो भी मेंटल डिसेबिलिटी है वो ज़्यादातर जो है जेनेटिक कंडीशन की वजह से देखने को मिलती हैं, जेनेटिक कंडीशंस के साथ एसोसिएटेड होती हैं. जैसे कि डाउन सिंड्रोम एंड फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम. ये दोनों सिंड्रोम जो है, अगर किसी बच्चे को ये दोनों सिंड्रोम है तो उनको चांसेस होते हैं मेंटल रिटार्डेशन होने के. देन आता है प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अगर कोई लेडी प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई ऐसे ड्रग्स लेती है जो कि टेरेटोजेनिक होते हैं, मतलब कि कोई ऐसी ड्रग लेती है जो फीटल ब्रेन डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, या फिर वो अल्कोहलिक मदर है, या फिर उसका न्यूट्रिशन सही नहीं है जिसे हम मैटरनल माल न्यूट्रिशन बोलते हैं. तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये भी जो है माइल्ड मतलब कि मेंटल रिटार्डेशन कॉज कर सकते हैं, ठीक है. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है कि प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, जैसे कि जब बेबी बोर्न हुआ है या फिर जब बेबी का डिलीवर हुआ है उस टाइम पे अगर बेबी को हाइपॉक्सिया हो गया, मतलब कि डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है. अगर उसके ऑक्सीजन पूरी प्रॉपर अमाउंट में उसको नहीं मिला है तो इस वजह से भी क्या हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं. अब नेक्स्ट है इलनेस और इंजरी. अगर बेबी को कोई हेड इंजरी हुई है या बच्चे को कोई हेड इंजरी हुई है पहले कभी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है. या फिर कोई ब्रेन इन्फेक्शन है जैसे कि मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, उनकी वजह से हो सकता है. या फिर कोई भी अदर इन्फेक्शन जैसे कि वूपिंग कफ, मीजल्स, इन इन्फेक्शंस की वजह से भी जो है मेंटल रिटार्डेशन के
चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा नन ऑफ द अबव, जिसे बोलते हैं अननोन या फिर इडियोपैथिक भी हम इसको बोल सकते हैं। मतलब कि अभी इसका एग्जैक्ट कॉज हमको नहीं पता है, लेकिन जो है मतलब हम बस एक रिस्क फैक्टर के तौर पे इनको बता सकते हैं। इसका एग्जैक्ट कॉज अभी भी अननोन है। ठीक है, ये होते हैं। अभी हम बात करेंगे साइंस की। अभी इसके बेसिक साइंस क्या होते हैं कि सबसे पहले तो है जो बच्चा होता है या फिर कोई भी पर्सन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता किसी से, मतलब कि टॉकिंग प्रॉब्लम होती है। देन उसको कोई भी चीज़ याद नहीं रख पाएगा, उसको मेमोरी प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी इन रिमेम्बरिंग थिंग्स, वो किसी भी चीज़ को याद नहीं कर पाता, उसको डिफ़िकल्टी होती है याद करने में। देन आता है डिफ़िकल्टी विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो कोई भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता, प्लस लॉजिकली थिंकिंग भी नहीं होती इसकी, लॉजिकली थिंक नहीं कर सकता। और क्योंकि उसका इंटेलिजेंस लो होता है, इस वजह से वो लर्निंग भी नहीं कर सकता। और जैसे कि डेफिनेशन में बताया था कि अडेप्टिव फंक्शनिंग इम्पेयर होती है, तो उसका अडेप्टिव बिहेवियर जो है वो भी डिले हो जाता है, जैसे कि फीडिंग, सेल्फ केयर लाइक ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, ये सब चीज़ें भी वो नहीं कर पाता है। तो ये होते हैं इसके बेसिक साइन। जैसे कि पिक्चर में दिया गया है कि मेंटल रिटार्डेशन आपके चाइल्ड को कैसे अफेक्ट करता है। तो ये है कि एबिलिटी टू कम्युनिकेट, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, सेल्फ केयर भी नहीं कर पाता, डिले होता है, हाउस वर्क भी नहीं कर पाता, सोशल स्किल्स उसकी बहुत पुअर हो जाती हैं, वर्किंग एंड लर्निंग एबिलिटीज़ भी उसकी इम्पेयर्ड हो जाती हैं, और कम्युनिटी लाइफ ये भी उसकी इम्पेयर्ड हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर नॉर्मल चिल्ड्रंस। अब आता है बिहेवियरल मैनिफेस्टेशंस। बिहेवियरल मैनिफेस्टेशंस हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन। तो अगर हम माइल्ड में देखें, माइल्ड जो होता है वो 85% ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पॉपुलेशन का होता है। मतलब कि मेंटल रिटार्डेशन वाले केसेस में 85% माइल्ड वाले होते हैं। ठीक है, जो माइल्ड वाले होते हैं वो लर्निंग कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं और राइटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करते वो जो है इंडिपेंडेंट होते हैं और वो जॉब भी कर सकते हैं। लेकिन जो वो मैथ्स के जो स्किल्स करते हैं वो सिर्फ 5th से 6th क्लास तक तो कर सकते हैं, उसके बाद उनको प्रॉब्लम होने लगती है। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, जो पर्सन होता है वो इंडिपेंडेंटली जी सकता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं मॉडरेट की। मॉडरेट में क्या होता है कि मॉडरेट जो है 10% ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पॉपुलेशन को कंसिस्ट करता है। मतलब कि 10% केसेस में मॉडरेट देखने को मिलता है, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। मॉडरेट में क्या होता है, पर्सन जो है बेसिक रीडिंग और राइटिंग कर सकता है और अपनी फंक्शनल जो स्किल्स होती हैं उनको भी सीख सकता है, जैसे कि अपनी सेफ्टी हो गई, अपनी सेल्फ केयर हो गई, ये सब चीज़ें वो सीख जाता है। लेकिन उसको कुछ ना कुछ सुपरविजन की ज़रूरत होती है तब भी। अब हम बात करते हैं सीवियर की। सीवियर वाले जो केसेस होते हैं वो 5% ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, और हो सकता है इसमें बंदा रीडिंग कर भी ले, हो सकता है नहीं भी कर पाए। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है कि ये अपनी सेल्फ केयर कर सकता है, लेकिन उसको सुपरविजन के हिसाब से ही करेगा। अगर कोई उसे सुपरवाइज कर रहा है, कोई उसे ओवरसाइट है किसी की, तो ही वो वहाँ पे जो है अपनी स्किल्स को परफॉर्म कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोफाउंड की। प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, ये जो है बहुत ही ज़्यादा वेरी सीवियर कंडीशन देखने को मिलती है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है। इसमें जो है मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है और सिर्फ 1% केसेस में ही प्रोफाउंड देखने को मिलती है, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो कम्युनिकेट करता है, लेकिन बहुत ही कम कम्युनिकेट कर पाएगा और इससे बहुत ज़्यादा इंटेंसिव सपोर्ट की ज़रूरत होती है और मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो ये थे हमारे बिहेवियरल मैनिफेस्टेशंस अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे असेसमेंट एंड डायग्नोसिस। इसका बेसिक असेसमेंट एंड डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं हम, कैसे हमें पता चलेगा कि किसी मतलब किसी को भी मेंटल रिटार्डेशन है, हम कैसे उसे डायग्नोज करते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं उसे असेस करने के। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री, हमें सबसे पहले हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की, उसके केयर गिवर से या उसके पेरेंट्स से। हिस्ट्री में हम पूछेंगे कि सिम्टम्स कैसे आए, कब से आपको सिम्टम्स आ रहे हैं आपके बच्चे को, या फिर कोई इसकी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट तो नहीं चला पहले, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा। ठीक है, और उनका केयर गिवर का एटीट्यूड कैसा है बच्चे को लेकर, तो ये सब चीज़ें भी हमें हिस्ट्री में लेनी होती हैं। देन आता है पेशेंट इंटरव्यू। पेशेंट इंटरव्यू हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पेशेंट के कम्युनिकेशन के बारे में पता चल पाए। एक तरीके से ये एक वर्बल एग्जामिनेशन ही होता है, जिससे हम पता चल जाता है कि जो पर्सन है या जो भी बच्चा है उसको मेंटल रिटार्डेशन के कौन से टाइप में वो आता है, माइल्ड में आता है, मॉडरेट में आता है, सीवियर में आता है। तो इससे हम जो है इंटरव्यू से
पता लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन बेसिकली क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है, मतलब पहले से ही फॉर्मेट तैयार होता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उससे हम क्या करते हैं पेशेंट के इंटरेस्ट और जो भी उसकी स्ट्रेंथ है उनका हमें पता लग जाता है। इसमें हम प्रॉब्लम्स पे ध्यान ना देके पेशेंट की स्ट्रेंथ पे और उसके इंटरेस्ट पे ध्यान देते हैं। अब अगर बात करें नेक्स्ट, तो वो है आईक्यू टेस्ट। आईक्यू टेस्ट जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आईक्यू से ही हमें पता चलता है कि पेशेंट का आईक्यू कितना कम है और उसके हिसाब से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब आता है आईक्यू टेस्ट कैसे करते हैं। आईक्यू टेस्ट हम ऐसे करते हैं कि जो मेंटल एज है उसको मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, दैट इज मेंटल एज डिवाइडेड बाय फिजिकल एज इनटू 100। ये तो इससे हम लोग जो है आईक्यू निकाल सकते हैं। और एवरेज आईक्यू जो होता है वो 100 होता है। पहले ही बताया था कि जो एवरेज आईक्यू होता है अगर उसकी हम रेंज लेके चले तो 90 टू 109 होता है, लेकिन अगर हम एवरेज आईक्यू बोलते हैं तो वो 100 होता है। ठीक है, और 70 से कम है तो हमें पता है वो मेंटल रिटार्डेशन के अंदर आता है। ठीक है, अब वो जो नेक्स्ट है वो है इमेजिनिंग टेस्ट। इमेजिनिंग टेस्ट हम करते हैं जैसे कि एमआरआई, सीटी स्कैन, ये हम करेंगे ब्रेन का, कि अगर हो सकता है जो बच्चा है या कोई भी पर्सन है उसको हेड इंजरी हुई है, तो उस वजह अगर ऐसे हेड इंजरी हुई होगी या ब्रेन के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हमें इमेजिनिंग टेस्ट से पता चल जाएगा। तो ये थे हमारे बेसिक डायग्नोसिस एंड असेसमेंट। क्या था, सबसे पहले हमें हिस्ट्री कलेक्शन करना है, देन इंटरव्यू लेना है, देन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे, देन आईक्यू टेस्ट करेंगे, एंड देन आता है इमेजिंग टेस्ट जो कि होता है सीटी स्कैन एंड एमआरआई। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में बेसिकली क्या होता है कि अभी इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट तो है नहीं, तो इसलिए हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, तो वो चीज़ आ जाती है मैनेजमेंट में। सबसे पहले है मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल सर्विसेज। अगर प्रॉपर मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल होंगी पर्सन के पास, तो क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट करना इजी हो जाएगा, प्लस उसको मैनेज करना इजी हो जाएगा, और इन फैसिलिटीज़ से हम जो है उसको डायग्नोज करना भी इजी हो जाता है। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मैनेजमेंट का। एंड सेकंड है पेरेंटल काउंसलिंग। पेरेंटल काउंसलिंग भी नेसेसरी है, क्योंकि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है जब उनको पता चलता है कि उनके जो बेबी है या उनका जो चाइल्ड है उन उसको जो है मेंटल रिटार्डेशन है। देन आता है अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली स्टिमुलेशन। अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली स्टिमुलेशन करना है, मतलब कि जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है, मतलब प्रेगनेंसी वाली स्टेज पे होती है, तो सारे जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं, डिटेक्शन टेस्ट होते हैं, एम्ब्रियोसेंटेसिस वगैरह होते हैं, ये सब करके हमें पता लगवाना है, मतलब अर्ली डिटेक्शन करना है जितना जल्दी हो सके, और उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना है। ये मैनेजमेंट में आ सकता है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। देन आता है ट्रेनिंग इन सेल्फ हेल्प, सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। हमें उनको ट्रेनिंग देनी है कि वो अपनी सेल्फ केयर कैसे खुद से कर सकते हैं, तो इन चीज़ों में भी ट्रेनिंग होते हैं, इससे हम मैनेज कर सकते हैं। देन स्पीच थेरेपी, क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते प्रॉपरली नॉर्मल बच्चों की तरह, तो स्पीच थेरेपी से हम उनको अ, उनको सिखा सकते हैं कि वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे सोसाइटी में। देन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि वो इंडिपेंडेंटली जी पाएँ। देन आता है वोकेशनल ट्रेनिंग। उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर वो आगे जाके कुछ काम करेंगे या तो वो अपने आप को कैसे वहाँ मैनेज करेंगे, तो इसलिए उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। देन रेजिडेंशियल केयर उनको प्रोवाइड करी जाती है कि घर में कैसे केयर करनी है, तो ये भी होती है रेजिडेंशियल केयर। देन आता है इंडिविजुअल एंड फैमिली अप्रोचेस। इंडिविजुअल एंड फैमिली अप्रोचेस में क्या होता है, जो फैमिली होती है और जो भी इंडिविजुअल होता है उसको मतलब फैमिली में ही फैमिली को बता के उनको मैनेज करा जा सकता है, मतलब फैमिली के साथ ही उनको मैनेज करते हैं, फैमिली को लेकर साथ में चलते हैं। अब आते हैं बेसिक नर्सिंग इंटरवेंशन। तो नर्सिंग इंटरवेंशन आते हैं, सबसे पहले डिटरमाइन द चाइल्ड स्ट्रेंथ। हमें बच्चे की स्ट्रेंथ और उसकी एबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। फिर हमें जो है मॉनिटर करना है उसके डेवलपमेंटल लेवल की, वो किस हिसाब से उसका डेवलपमेंट हो रहा है। देन हमें नेचुरल और जो नॉर्मल फीलिंग्स हैं वो बच्चे को बतानी है कि इमोशंस क्या होते हैं, फीलिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, अभी हम उसकी सेफ्टी नीड्स का भी ध्यान रखना होता है कि उसको कोई इंजरी ना हो जाए। ठीक है, और चाइल्ड को हम मैनेज करेंगे, कोई भी इमोशनल डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए और प्लस कोई फिजिकली भी डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ों को ध्यान रखना होता है। देन आता है कि हमें चाइल्ड को जो अडेप्टिव स्किल्स हैं वो सब भी इम्प्रूव करवानी है कि वो अपनी ग्रूमिंग, अपनी ड्रेसिंग खुद से कर पाए। ठीक है, देन हमें उसे हेल्प करनी है सेल्फ केयर स्किल्स में, वही बात है। देन हमें क्या करना है कि एक सुपरवाइज इन्वायरमेंट बनाना है उनके लिए, ताकि वो कुछ भी करे तो उनको मतलब डर ना लगे, वो अपना काम खुद से कर पाए।
देन एडुकेट इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन देना है, उनको सपोर्ट करना है, ठीक है। और कुछ लिमिट्स लगानी है उनको, सेट सपोर्टिव लिमिट्स और एक्टिविटीज़ की कुछ भी वो दायरे के बाहर ना करें जिससे उनको नुकसान हो, ठीक है। और बाकी वर्क करना है उनको मेंटेन करने के लिए, वो उनकी पॉजिटिव फीलिंग्स लाने के लिए उनके अंदर, ठीक है। ये थे हमारे नर्सिंग इंटरवेंशन। अब आते हैं प्रिवेंट हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं मेंटल रिटार्डेशन को। तो हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि जो प्रेग्नेंट वूमेन है अगर वो इन्फेक्शन डिसीज़ के कांटेक्ट से अवॉइड करे अपने आप को, उससे बचाए, जैसे कि मैनिंजाइटिस, मीजल्स, ये सबसे कैसे बच सकता है अगर प्रॉपर इम्यूनाइजेशन वो लेती रहे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा हो गया इम्यूनाइजेशन प्रेग्नेंट वूमेन का। देन आता है प्रेग्नेंट वुमेन एंड दोज वुमेन हु आर प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट शुड नॉट स्मोक और टेक ड्रग्स। जो वुमेन प्रेग्नेंट है या फिर जो वुमेन प्रेग्नेंट होने की प्लानिंग कर रही हैं, उनको हमें बताना है कि मतलब उनको जो ड्रग्स वगैरह और जो स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ये सब चीज़ें उनको छोड़नी है, ताकि मतलब जो भी बेबी है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको कोई उसके फीटल ब्रेन डेवलपमेंट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ऐसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द मदर मस्ट ईट द बेस्ट पॉसिबल डाइट। हमें एजुकेट करना है मदर्स को कि आप बेस्ट अप्रोप्रिएट डाइट लें, जिससे क्या होता है कि माल न्यूट्रिशन प्रिवेंट होगा और मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस भी रिड्यूस हो जाएंगे। देन हमें उन्हें बताना है कि आपको टाइम टू टाइम जो है डॉक्टर को कंसल्ट करना है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका पता चल जाएगा, अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा। देन अवॉइड स्ट्रेस वगैरह को अवॉइड करने के लिए बोलना है, एक्सरसाइज रेगुलरली करने के लिए बोलना है, और हो सके तो मेडिटेट करने के लिए बोलना है। नाउ थैंक यू।